हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे चैनल PYQ एकेडमी में। हम लोग अपने चैनल में आजकल CDP के बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र के पेपर 1 और पेपर 2 दोनों के लिए नोट्स की पढ़ाई कर रहे हैं, जो कि सचिन एकेडमी के द्वारा बनाए गए नोट्स हैं और इसका ही हम अध्ययन कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं। इससे पहले भी इस नोट से हमने 2 वीडियो बना दिया है। अगर आप देखना चाहें तो चैनल पर जाके वीडियो देख सकते हैं। आज के वीडियो में हम भाषा और चिंतन के बारे में जानेंगे। आज का हमारा टॉपिक है भाषा और चिंतन। तो चलिए फ्रेंड्स, ज़्यादा देर न करते हुए हम लोग अपने नोट्स पे चलते हैं, देखते हैं भाषा और चिंतन के बारे में क्या नोट्स में लिखा हुआ है। तो आज का हमारा टॉपिक है भाषा और चिंतन, लैंग्वेज एंड थिंकिंग के बारे में हम लोग आज के वीडियो में अध्ययन करेंगे। तो देखते हैं भाषा क्या है। भाषा अपने विचारों को दूसरे तक पहुँचाना ही भाषा कहलाती है। भाषा और विचार में गहरा संबंध होता है। जब हम अपने विचारों को दूसरे तक पहुंचाते हैं, यानी कि अपने विचारों को बोलकर, लिखकर या फिर संकेतों के माध्यम से, जिस भी माध्यम से आप अपने मन की बात दूसरों से कहते हैं या दूसरों की बातें जो हम सुनते हैं, उसी को हम भाषा कहते हैं। यानी कि भाषा अपने विचारों के दूसरों तक पहुँचाने का एक माध्यम है। भाषा और विचार जो है, इन दोनों में गहरा संबंध होता है, क्योंकि विचार भाषा से ही जुड़ा होता है। हाँ, तो हमने देखा कि भाषा और विचार में गहरा संबंध होता है। भाषा संप्रेषण विचारों को एक दूसरे तक पहुंचाने का एक अच्छा साधन है। भाषा संप्रेषण जो है वो हमारे विचारों को एक दूसरे तक पहुंचाने का एक अच्छा साधन है। तो भाषा के प्रकार कितने होते हैं, टाइप्स ऑफ लैंग्वेज हैं। भाषा के 3 प्रकार होते हैं दोस्तों, मौखिक भाषा, लिखित भाषा और सांकेतिक भाषा। मौखिक हो गया ओरल, रिटेन लिखित भाषा हो गया, और साइंड लैंग्वेज यानी कि सांकेतिक भाषा। मौखिक भाषा में बोलकर अपने विचारों का आदान प्रदान करना ही मौखिक भाषा कहलाता है। यानी अपने विचारों को, अपने मन की इच्छाओं को, बातों को दूसरे तक हम जो बोलकर पहुँचाते हैं उसे ही मौखिक भाषा कहते हैं। और लिखित भाषा को अपने विचारों को लिखकर एक दूसरे तक पहुंचाना लिखित भाषा कहलाता है। जैसे कि हम चिट्ठी लिखकर किसी को संदेश पहुंचाते हैं, या फिर आजकल इंटरनेट के माध्यम से व्हाट्सएप, ईमेल के द्वारा हम अपने विचारों को दूसरे तक पहुंचाते हैं, वही हो गया लिखित भाषा। और सांकेतिक भाषा, संकेतों, प्रतीकों या चिन्हों के माध्यम से विचारों का आदान प्रदान करना सांकेतिक भाषा कहलाता है। तो दोस्तों, उम्मीद है यहाँ तक आपको वीडियो समझ में आ रही होगी भाषा और चिंतन के बारे में। आगे देखते हैं। आगे है भाषा का स्वभाव एवं क्रम। भाषा के स्वभाव एवं क्रम के बारे में जानते हैं। मनोवैज्ञानिक क्रम के अनुसार भाषा का मनोवैज्ञानिक क्रम है सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना, यानी कि LSRW। यह भाषा का क्रम है। इसी क्रम के अनुसार, मनोवैज्ञानिकों के अनुसार, इसी क्रम से हम अपनी भाषा को सीखते हैं। पहले सुनते हैं हम, तब बोलते हैं, और उसके बाद पढ़कर और लिखकर अपने विचारों को प्रकट करते हैं। यह भाषा का क्रम है मनोवैज्ञानिक के अनुसार। और मॉन्टेसरी के अनुसार भी भाषा का क्रम दे रखा है, ये भी देख लेते हैं। मॉन्टेसरी विधि के अनुसार भाषा का क्रम है पहले सुनना, बोलना, लिखना और पढ़ना, यानी कि मॉन्टेसरी ने LSWR भाषा का क्रम बताया है। एक पहले लिसनिंग, तब स्पीकिंग, उसके बाद राइटिंग और उसके बाद रीडिंग। और मनोवैज्ञानिकों के अनुसार भाषा का क्रम है LSRW, यानी कि लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग और फिर राइटिंग। तो दोस्तों, ये सभी याद रखिएगा आप लोग, भाषा का क्रम जरूर याद रखिएगा, वो भी मनोवैज्ञानिकों के अनुसार। यहाँ से क्वेश्चन सीधा आते हैं एग्जाम्स में कि भाषा क्रम क्या है। दे देगा सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना, लिखना, बोलना, पढ़ना, सुनना, इस प्रकार से दे देता है। उसमें से सही क्रम की हमें पहचान करनी होती है। अब नोट्स में परिपक्वता के बारे में दे रखा है। परिपक्वता, मैच्योरिटी क्या है? किसी भी चीज़ का पूर्ण रूप से विकसित हो जाना ही परिपक्वता कहलाता है। तो परिपक्वता उसे कहते हैं जब कोई चीज़ पूर्ण रूप से विकसित हो जाती है, तो वह परिपक्वता कहलाती है। तो फ्रेंड्स, ये समझ में आ गया होगा परिपक्वता किसे कहते हैं। जब कोई चीज़ या व्यक्ति पूर्ण रूप से विकसित हो जाता है तो उसे ही हम परिपक्वता कहते हैं।
आगे देखते हैं विकास, भाषा विकास के सिद्धांत। तो भाषा विकास के कौन कौन से सिद्धांत हैं इसके बारे में भी देख लेते हैं। तो यहाँ हमारा भाषा विकास का पहला सिद्धांत है परिपक्वता का सिद्धांत। तो परिपक्वता से अभिप्राय है भाषा अवयवों एवं स्वरों पर नियंत्रण होना। भाषा विकास के परिपक्वता सिद्धांत का यहाँ अभिप्राय है कि भाषा के अवयवों एवं स्वरों पर नियंत्रण हो जाना हमारा भाषा की परिपक्वता सिद्धांत है। जैसे कि बोलने में जीभ, गला, तालु, होठ, दांत एवं स्वर यंत्र आदि परिपक्व होते हैं तो भाषा पर अच्छा नियंत्रण होता है और अभिव्यक्ति यानी विचारों का आदान प्रदान भी अच्छा होता है। यानी कि इसका कहने का यह अर्थ है कि परिपक्व भाषा विकास के परिपक्वता सिद्धांत से यहाँ यह तात्पर्य है कि भाषा अवयवों एवं स्वरों पर नियंत्रण होना, जैसे कि बोलने में जीभ, गला, तालु, होठ, दांत एवं स्वर, ये सभी यंत्र जो हैं इनका परिपक्व होना ही भाषा पर अच्छा नियंत्रण होता है। यानी कि जब हम बोलते हैं तो हमारे जीभ, गला, तालु, होठ इन सब का सही नियंत्रण होता है, हमारा इन सब का सही विकास होता है। और यदि यह विकसित नहीं हुए होते हैं तो वहीं बच्चा तुतलाने लगता है तो वह भाषा सही रूप से उसका भाषा पर नियंत्रण नहीं होता है। तो यही यहाँ भाषा के परिपक्वता से संबंध है। अब दूसरा सिद्धांत है अनुबंधन, यानी कि किसी वस्तु से जोड़कर बताना का सिद्धांत। तो अनुबंधन का सिद्धांत क्या है? शैशवावस्था में बच्चों को शब्दों की जानकारी मूर्त वस्तुएं कौन सी वस्तुएं होती हैं जो दिखाई दे सके उसे मूर्त वस्तु कहते हैं, और जो दिखाई नहीं देती है उसकी कल्पना हम करते हैं वह अमूर्त वस्तु कहलाती है। तो शैशवावस्था में बच्चों को शब्दों की जानकारी मूर्त वस्तुओं से जोड़कर दिए जाते हैं। यदि बच्चों को किसी चीज़ या वस्तु को दिखाया है तो बच्चा जल्दी सीखता है। यानी कि अनुबंधन किसी वस्तु से जोड़ कर बताना, जैसे कि हमें बच्चों को कुछ सिखाना होता है तो उस वस्तु को दिखा कर सिखाते हैं तो बच्चा वो चीज़ जल्दी सीखता है और सही तरीके से अच्छे से सीखता है और वह चीज़ उसे ज़्यादा देर तक यानी कि ज़्यादा दिन तक याद भी रहती है। प्रत्यक्ष रूप से जो वस्तु देकर बच्चा सीखता है, तो उसका यही अर्थ है। अनुबंधन के सिद्धांत के अनुसार मूर्त वस्तुओं को दिखाकर यदि किसी चीज़ या वस्तु को दिखाकर बच्चों को सिखाया जाए तो वह जल्दी सीख लेता है, इस सिद्धांत के अनुसार। अब अगला सिद्धांत देखते हैं दोस्तों। हमारा अगला सिद्धांत है अनुकरण, नकल करना का सिद्धांत। अनुकरण का अर्थ ही होता है नकल करना, यानी कि किसी दूसरे के बात व्यवहार को देखकर उसके अनुसार अपना कार्य करना ही अनुकरण कहलाता है। इस सिद्धांत के अनुसार मनोवैज्ञानिकों के अनुसार बालक अपने परिवारजनों तथा साथियों की भाषा का अनुकरण करके सीखते हैं। तो भाषा की अनुकरण सिद्धांत के अनुसार बच्चे जो होते हैं वो अपने परिवार तथा साथियों की भाषा का अनुकरण करके सीखते हैं। यानी कि परिवार में जो भाषा बोली जाती है या फिर अपने आस पड़ोस साथियों से बच्चे जो भाषा सुनते हैं उसी का अनुकरण करके उसी को बोलते हैं, यानी कि वो भाषा सीखते हैं वो। तो इसीलिए इस भाषा को इस सिद्धांत को अनुकरण का सिद्धांत भी कहते हैं। अगला सिद्धांत है दोस्तों चोम्स्की का भाषा सिद्धांत। चोम्स्की का भाषा सिद्धांत जो है ये बहुत महत्वपूर्ण है, इसे क्वेश्चन हमेशा आते हैं एग्जाम में, तो इसलिए चोम्स्की के भाषा सिद्धांत को आप लोग याद रखिएगा। चोम्स्की भाषा को जन्मजात मानते थे। चोम्स्की महोदय जो हैं यह भाषा को जन्मजात मानते थे, यानी इनके अनुसार भाषा जो है वो जन्म से जुड़ी होती है, अर्थात बच्चे भाषा सीखने की क्षमता के साथ पैदा होते हैं। जैसे क्रिंदन, रोना, सांकेतिक आदि ये सभी जन्मजात बताया है इन्होंने। किसने? तो चोम्स्की महोदय ने। इन्होंने कहा है कि भाषा जो है वह जन्मजात होती है, यानी कि बच्चे जब जन्म लेते हैं तो वह भाषा सीखने की क्षमता के साथ ही पैदा होते हैं। जैसे कि बच्चे जन्म के समय रोते हैं तो वह भी इनके अनुसार एक प्रकार की भाषा है, यानी इस भाषा के अनुसार ही साथ ही बच्चे पैदा हुए हैं, इसलिए यह जन्मजात है। सांकेतिक आदि इन सभी को इन्होंने जन्मजात माना है। यानी क्वेश्चन पूछता है दोस्तों कि किसने भाषा को जन्मजात माना है, तो यह चोम्स्की महोदय है, इन्होंने ही भाषा को जन्मजात माना है। ये याद रखिएगा दोस्तों, एग्जाम में ज़रूर आता है ये क्वेश्चन। अब हम भाषा के भाग के रूप में देखेंगे। भाषा के भाग यानी कि भाषा के कौन कौन से रूप हैं। पार्ट ऑफ लैंग्वेज, तो पार्ट ऑफ लैंग्वेज कौन से हैं वो देख लेते हैं।
पहला है स्वनिम यानी कि फोनिम, जिसका स्वयं में कोई अर्थ नहीं होता वह स्वनिम कहलाता है। स्वनिम का अर्थ होता है दोस्तों जिसका स्वयं में कोई अर्थ ना हो, यानी कि भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण स्वनिम कहलाते हैं। तो भाषा की जो सबसे छोटी इकाई होती है वह वर्ण होता है और वर्ण को हम स्वनिम कहते हैं, जैसे कि अ, क, ज, प आदि। तो ये सभी क्या है, ये सभी स्वनिम हैं। अगला देखते हैं दोस्तों। स्वनिम के बाद हुआ दूसरा रूपिम, मोर्फेम। शब्द का छोटा रूप रूपिम कहलाता है, जैसे कि पेन, कॉपी, राम आदि। यानी कि वर्णों से मिलकर जो छोटा शब्द बनता है उस शब्द को हम रूपिम कहते हैं। जैसे पेन, प और न से मिलकर पेन हो गया, कॉपी हो गया, राम हो गया। ये इन्हें अलग कर दिया जाए तो यह स्वनिम हो गया, और इन्हें जोड़ दिया जाए, दो शब्दों को वर्णों को जोड़ दिया जाए तो उसे एक छोटा शब्द बनता है और उस शब्द को हम रूपिम कहते हैं। तो आई होप दोस्तों यहाँ आप सभी को स्वनिम और रूपिम के बारे में स्पष्ट रूप से समझ में आ गया होगा। ये क्वेश्चन यहाँ से क्वेश्चन जरूर आते हैं सीटेट एग्जाम में कि स्वनिम किसे कहते हैं और रूपिम किसे कहते हैं। अगला है वाक्य विन्यास। वाक्य विन्यास क्या है? सेंटेंस अरेंजमेंट। भाषा के नियम को वाक्य विन्यास कहते हैं। भाषा के उपयोग करने के नियम वाक्य विन्यास कहलाते हैं, जैसे कि कर्ता ने कर्म को करण से आदि। वाक्य विन्यास क्या है? तो भाषा का जो नियम होता है उसे ही हम वाक्य विन्यास कहते हैं, भाषा के उपयोग करने के नियम को। जैसे कि हमने कर्ता ने कर्म को, ये सभी जो हैं ये सभी वाक्य विन्यास हैं। चौथा है अर्थ विन्यास। अर्थ विन्यास क्या है? मीनिंग अरेंजमेंट। वाक्य विन्यास में जो वाक्य दिया है उनका अर्थ सही होना चाहिए, उसे अर्थ विन्यास कहते हैं। यानी कि वाक्य विन्यास में जो वाक्य दिया रहता है उसका सही अर्थ निकलता है, उसे ही हम अर्थ विन्यास कहते हैं। जैसे कि मोहन के पास एक पुस्तक है, सॉरी फ्रेंड्स, जैसे कि मोहन के पास एक पुस्तक है, तो यह सही अर्थ है। और दूसरा दे दिया है कि मोहन के पास है एक पुस्तक, तो यह गलत वाक्य हो गया। तो इसे ही हम अर्थ विन्यास कहते हैं। अर्थ की दृष्टि से जो वाक्य सही होता है वही अर्थ विन्यास होता है। यानी कि जिसमें हम कर्म, कर्ता, कर्म, करण इत्यादि का सही से प्रस्तुत करते हैं, सही उपयोग यहाँ करते हैं, वही अर्थ विन्यास कहलाता है। आगे हमारा आ गया चिंतन, थिंकिंग। थिंकिंग क्या है? चिंतन किसी भी समस्या का समाधान करने के लिए हमारे मन में जो विचार उत्पन्न होते हैं वही विचार चिंतन कहलाते हैं। यानी कि जब कोई समस्या हमारे सामने उत्पन्न होती है और उस समस्या को हम समाधान को मन में ढूंढते हैं, अपने मन में अनेक तरह के हमारे मन में विचार उत्पन्न होते हैं कि इस प्रकार से इस समस्या को हम दूर कर सकते हैं, या फिर जो भी विचार उत्पन्न होते हैं उन्हीं विचार को हम चिंतन कहते हैं, यानी कि थिंकिंग कहते हैं। जो समस्या के उत्पन्न होने के बाद जो विचार हमारे मन में उत्पन्न होते हैं उसे ही हम विचार यानी कि चिंतन कहते हैं। चिंतन का आरंभ समस्या उत्पन्न होने पर होता है तथा समस्या समाधान होने तक चलता है। यानी कि चिंतन का आरंभ कब होता है? तो चिंतन का आरंभ तब होता है जब समस्या उत्पन्न होती है। यानी कि जब समस्या होगी तभी तो हम चिंतन करेंगे, उसके बारे में सोचेंगे उस समस्या को दूर करने के लिए। तो यह तो ही सही है कि समस्या उत्पन्न होने पर चिंतन का आरंभ होता है, और जब तक समस्या का समाधान नहीं हो जाता तब तक चिंतन हमारे मन में चलता रहता है। तो इसे ही हम चिंतन यानी कि थिंकिंग कहते हैं। तो दोस्तों यहाँ चिंतन के बारे में भी अच्छे से समझ में आ गया होगा आप सभी को। अब यहाँ हम चिंतन के प्रकार के बारे में देखते हैं कि चिंतन के कितने प्रकार हैं। पहला हो गया स्वलीन चिंतन। स्वलीन चिंतन क्या होता है? स्वयं में लीन रहना ही स्वलीन चिंतन है। ऐसी कल्पना करना जिसका कोई वास्तविक रूप ना हो स्वलीन चिंतन कहलाता है। तो स्वलीन चिंतन का क्या अर्थ है? जब हम स्वयं में लीन रहते हैं उसे ही स्वलीन चिंतन कहते हैं। जिस समस्या का यानी कि जो हम कल्पना करते हैं अपने मन में, उस कल्पना का कोई वास्तविक अर्थ ना निकलता हो, उसे ही स्वलीन चिंतन कहते हैं। और दूसरा है यथार्थवादी चिंतन, रियलिस्टिक थिंकिंग। रियलिस्टिक थिंकिंग वह है जब जो चिंतन वास्तविकता से संबंधित होता है। यानी कि जो चिंतन वास्तविकता से संबंधित होता है वह यथार्थवादी हो गया, और जब वास्तविक रूप से ना हो, कल्पनात्मक हो, उसे हम स्वलीन चिंतन कहते हैं।
तो दोस्तों यहाँ स्वलीन चिंतन और यथार्थवादी चिंतन ये भी दोनों महत्वपूर्ण पॉइंट हैं जो कि एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन जरूर आते हैं। इसलिए आप सभी भाषा के ये दोनों चिंतन के बारे में अवश्य जानकारी रखिएगा, यहाँ से क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे। आगे देखते हैं दोस्तों। आगे है हमारा टाइप्स ऑफ रियलिस्टिक थिंकिंग, यानी कि वास्तविक चिंतन के कितने प्रकार होते हैं। तो ये भी हम देख लेते हैं, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है। वास्तविक चिंतन का एक प्रकार है अभिसारी चिंतन, कन्वर्जेंट थिंकिंग जिसे कहते हैं। अभिसारी चिंतन वह चिंतन होता है जिसमें समस्याएं एक ही बिंदु पर केंद्रित होती है और समस्या एक ही समाधान होता है। जैसे कि भारत की राजधानी, तो भारत की राजधानी क्या है, तो दिल्ली है। कोई दूसरी तो भारत की राजधानी हो नहीं सकती है, दिल्ली ही है, तो इसका एक ही अर्थ होगा, यानी कि आंसर एक प्रकार से निकलेगा। उसे ही हम अभिसारी चिंतित करते हैं, जिसमें कि समस्या एक ही बिंदु पर केंद्रित होती है, समस्या का एक ही समाधान होता है, कोई दूसरा उसका समाधान नहीं होगा। इसके द्वारा खोजा हुआ समाधान बंद अंत यानी कि क्लोज एंडेड वाला होता है। तो यहाँ जो समाधान अभिसारी चिंतन में जो समाधान खोजा जाता है वह बंद अंत का होता है, यानी कि उसको कई ढंग से हम नहीं सोच सकते, किसी एक पर वह निर्भर होता है, केंद्रित होता है, इसलिए इसे इस समाधान को बंद व अंत वाले भी। और इस प्रकार के प्रश्नों को दोस्तों, जैसे कि भारत की राजधानी क्या है, इस प्रकार के प्रश्नों को क्लोज एंडेड क्वेश्चन यानी कि बंद अंत वाले प्रश्न भी कहते हैं। ये भी क्वेश्चन में आते हैं, खुले अंत वाले प्रश्न और बंद अंत वाले प्रश्न। तो अभिसारी चिंतन जो है वो बंद अंत वाले प्रश्नों से जुड़ा है, ये आप सभी याद रखिएगा। यहाँ अगला हम देखते हैं अभिसारी चिंतन के बारे में। तो यहाँ हम अभिसारी चिंतन के बारे में देखते हैं, यानी कि डाइवर्जेंट थिंकिंग। अभिसारी चिंतन क्या है, इसमें समस्याएं एक ही बिंदु पर केंद्रित नहीं होती है। अभिसारी चिंतन में समस्या को कल्पना, इमेजिनेशन शक्ति एवं सृजनात्मकता, क्रिएटिविटी का प्रयोग करके कई प्रकार से हल किया जा सकता है। यानी कि अभिसारी चिंतन में जो समस्या उत्पन्न होती है उसे हम कई प्रकार से हल कर सकते हैं अपनी कल्पना के द्वारा, कल्पना शक्ति एवं सृजनात्मकता के द्वारा। जैसे कि दिल्ली की विशेषताओं का वर्णन करें। प्रश्न हो गया कि दिल्ली की विशेषताओं का वर्णन करें, तो दिल्ली की विशेषताओं का वर्णन तो हम कई प्रकार से करते हैं, जो कर सकते हैं। तो इसलिए इसके द्वारा खोजा हुआ जो समाधान होता है वह मुक्त अंत यानी कि ओपन एंडेड होता है। इसलिए हम अभिसारी चिंतन को ओपन एंडेड कहते हैं और अभिसारी चिंतन जो है उसे क्लोज एंडेड कहा जाता है। तो दोस्तों ये याद रखिएगा टॉपिक। तो दोस्तों उम्मीद है यहाँ आप सभी अभिसारी चिंतन और अभिसारी चिंतन के बारे में अच्छे से समझ गए होंगे। अभिसारी चिंतन और अभिसारी चिंतन जो है वो वास्तविक यानी कि यथार्थवादी चिंतन से जुड़ा हुआ है, और अभिसारी चिंतन जो होता है इसमें समस्या का समाधान हम एक ही प्रकार से कर सकते हैं, और अभिसारी चिंतन में जो है इसमें समस्या का समाधान हम अपनी कल्पना शक्ति एवं सृजनात्मकता के द्वारा कई प्रकार से कर सकते हैं। यानी कि उसके उत्तर हम जो कोई प्रश्न होता है अभिसारी चिंतन से जुड़ा, तो उसका आंसर हम कई प्रकार से दे सकते हैं, जबकि अभिसारी चिंतन वाले प्रश्नों का उत्तर हम केवल एक ही प्रकार से दे सकते हैं। और अभिसारी चिंतन जो होता है यह बंद अंत वाला होता है, और अभिसारी चिंतन जो होता है यह ओपन एंडेड यानी कि मुक्त अंत वाले होता है। तो दोस्तों उम्मीद है यहाँ आप सभी को अभिसारी एवं अभिसारी चिंतन के बारे में स्पष्ट रूप से समझ में आ गया होगा। अब आगे चलते हैं हम। यहाँ हम देखते हैं आलोचनात्मक चिंतन, क्रिटिकल थिंकिंग के बारे में। क्रिटिकल थिंकिंग क्या है? गुण और दोषों को देखते हुए किसी बात को स्वीकार करना आलोचनात्मक चिंतन कहलाता है। यानी कि किसी भी वस्तु या समस्या के गुण दोषों को देखते हुए जब हम किसी बात को स्वीकार करते हैं उसे ही आलोचनात्मक चिंतन कहते हैं। तो यहाँ 3 प्रकार के यथार्थवादी चिंतन थे दोस्तों। पहला अभिसारी चिंतन, दूसरा अभिसारी चिंतन और तीसरा हो गया आलोचनात्मक चिंतन। तो दोस्तों आगे हम देखते हैं चिंतन के सामान्य प्रकार। चिंतन के सामान्य प्रकार क्या है? पहला है प्रत्यक्षात्मक चिंतन, यानी कि कॉन्क्रिएट थिंकिंग। कॉन्क्रिएट का अर्थ होता है मूर्त। मूर्त यानी कि प्रत्यक्षात्मक का अर्थ ही है कि प्रत्यक्ष वस्तुओं को देखकर हम उसके बारे में चिंतन करते हैं। तो इसमें जो चीज़ें दिखाई देती है उसके बारे में चिंतन करना प्रत्यक्षात्मक चिंतन कहलाता है। यह निम्न स्तर का होता है। प्रत्यक्षात्मक चिंतन जो होता है वह निम्न स्तर का होता है।
दूसरा हम देखते हैं पत्यात्मक चिंतन, एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग। एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग का अर्थ होता है अमूर्त चिंतन। पत्यात्मक चिंतन का ही अर्थ होता है अमूर्त चिंतन। जो चीज़ें दिखाई नहीं देती उसके बारे में विचार करना पत्यात्मक चिंतन कहलाता है। यानी कि जो चीज़ें हमें दिखाई नहीं देती है उसके बारे में हम कल्पना के द्वारा चिंतन करते हैं, वही हो गया अमूर्त चिंतन। पत्यात्मक चिंतन को ही अमूर्त चिंतन हम कह लेते हैं। तीसरा हो गया काल्पनिक चिंतन, इमेजिनरी थिंकिंग। इमेजिनरी थिंकिंग क्या होता है दोस्तों? पूर्व अनुभवों के आधार पर जो हम कल्पना करते हैं वही काल्पनिक चिंतन कहलाता है। काल्पनिक चिंतन वही होता है जो हमारा पूर्व अनुभव होता है, किसी भी कार्य के प्रति पूर्व अनुभव उसका जो होता है उसी से जोड़कर हम जो कल्पना करते हैं, कल्पना करके उस समस्या का समाधान करते हैं, उसी चिंतन को हम काल्पनिक चिंतन कहते हैं। और चौथा हो गया यहाँ तार्किक चिंतन, यानी कि लॉजिकल थिंकिंग। लॉजिकल थिंकिंग क्या है? किसी वस्तु या चीज़ के बारे में तर्क करना, विचार करना तार्किक चिंतन के अंतर्गत आता है। यह चिंतन का सर्वोत्तम स्तर होता है। तो यहाँ हमने देखा कि तार्किक चिंतन क्या है? किसी वस्तु के बारे में या फिर किसी चीज़ के बारे में जब हम तर्क करते हैं, विचार करते हैं, तो वह तार्किक चिंतन के अंतर्गत आता है। और तार्किक चिंतन क्या होता है? तार्किक चिंतन जो है चिंतन का सर्वोत्तम स्तर है। यहाँ हमने देख लिया कि तार्किक चिंतन क्या होता है। तार्किक चिंतन जो है वह चिंतन का सर्वोत्तम स्तर होता है। और प्रत्यक्षात्मक चिंतन जो होता है, यहाँ हम देख लेते हैं, प्रत्यक्षात्मक चिंतन जो होता है वह चिंतन का निम्न स्तर होता है। तो दोस्तों उम्मीद है यहाँ आप सभी को भाषा और चिंतन से जुड़ा जो टॉपिक हमने आज क्लियर कराया है आप सभी को समझ में आ गया होगा। और यदि हमारे द्वारा बताए गए ये नोट्स समझ में आ रहे हैं, ये सचिन एकेडमी के नोट्स हैं, बस उसे हम समझाने की अपने तरफ से थोड़ी कोशिश कर रहे हैं आप सभी को। उम्मीद है आप सभी को ये पसंद आ रहे होंगे। तो हमारे वीडियो को प्लीज़ अधिक से अधिक सब्सक्राइब कीजिए और इसे अधिक से अधिक अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिए, जिससे वो भी हमारे चैनल के साथ जुड़ सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।